नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से राजू सर के नाम से यूट्यूब चैनल के अंदर एमसीक्यू वीडियो की स्टडी के अंदर एक और नया एमसीक्यू वीडियो में लेके आए हैं। एम्स नॉरसेट, ईएसआईसी, सीआरपीएफ, इसके अलावा पीजीआई चंडीगढ़, उत्तराखंड स्टाफ नर्स, एमपीसीएचओ के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू में कुछ इंपॉर्टेंट, कुछ ट्रिकी, कुछ कंसेप्चुअल एमसीक्यू जिनको सॉल्व करने वाले हैं विद आप लोगों से गुजारिश, फटाफट से वीडियो को लाइक, वीडियो को शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि मैक्सिमम लोगों तक हमें अप्रोच कर सके, मैक्सिमम लोग इस एमसीक्यू सेशन से कनेक्ट हो सके और एक बेहतरीन एमसीक्यू सेशन का फायदा उठा सके। हम बात करेंगे यहाँ पे जो क्वेश्चन है उनको विद रैशनल सॉल्व करेंगे। क्या क्वेश्चन है, क्या उसके ऑप्शन होने चाहिए, क्या इसका जवाब बनता है, इस सबको डिटेल के साथ में हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। तो आप लोगों से गुजारिश है कि फटाफट से वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए। आज के इस एमसीक्यू सेशन का सबसे पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने ये रहा। ध्यान से क्वेश्चन को पढ़िएगा और फिर जवाब देने की कोशिश करिएगा ताकि मैक्सिमम क्वेश्चन जो है हम करेक्ट कर पाए। क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, विच मेडिकेशन शुड द नर्स हैव अवेलेबल इन केस ए क्लाइंट हैज एनाफाइलेटिक रिएक्शन टू पेनिसिलिन जी, दैट इज बेसिलिन या बेंजाथीन। पेनिसिलिन जी दवाई से मरीज को जो है अगर रिएक्शन होती है तो उस रिएक्शन वाली सिचुएशन में कौन सी दवाई जो है वो आप अवेलेबल रखोगे। सिंपल सा क्वेश्चन है कि मरीज को एनाफाइलेटिक रिएक्शन हो रहा है पेनिसिलिन जी से, तो कौन सी मेडिकेशन जो है आपके पास में अवेलेबल होनी चाहिए रिएक्शन वाली सिचुएशन के अंदर। फर्स्ट है एपिनेफ्रिन, सेकंड है डाइजेपाम, थर्ड है सोडियम बाइकार्बोनेट और फोर्थ है फेंटोलामिन मेसिलेट। चार ऑप्शन यहाँ पे लिखे हुए हैं। कौन सी दवाई अवेलेबल होनी चाहिए जब आपको पेनिसिलिन जी से रिएक्शन है वहां पे, फटाफट से जवाब लिखिएगा। बहुत बढ़िया, मैक्सिमम लोगों ने सही जवाब दिया है एंड दैट इज एपिनेफ्रिन। एक एंटी हिस्टामिन एजेंट है एकमात्र दवाई एपिनेफ्रिन, ए यहाँ पे करेक्ट आंसर है। ये एक एंटी हिस्टामिन एजेंट है और एंटी हिस्टामिन एजेंट जो होता है, एंटी एलर्जिक एजेंट जो होता है, वो काम में लिया जाता है एनाफाइलेटिक रिएक्शन के अंदर, तो ए करेक्ट आंसर है। बी ऑप्शन डाइजेपाम जो है ये एक एंटी एंजाइटी ड्रग है, एंटी एंजाइटी बोल दो या एंजियोलाइटिक बोल दो, उस कैटेगरी की ड्रग है। बेंजोडाइजेपाइन ग्रुप की दवाई है डाइजेपाम। जिस दवाई के पीछे लाम, पाम और जाम ये शब्द आते हैं वो दवाई जो है वो बेंजोडाइजेपाइन ग्रुप के अंदर आती है, एंटी एंजाइटी ड्रग है, एंजियोलाइटिक भी हम इसको बोल सकते हैं। अगला है सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट जो है ये एक एंटी अल्सर ड्रग है या हम कह सकते हैं एक तरह का एसिडिक कंडीशन को न्यूट्रलाइज करने वाली दवाई होती है ना, तो इसको अपन एंटी अल्सर बोल सकते हैं। अल्सर के ट्रीटमेंट में यूज करते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट। किसी भी मरीज में एसिडिक कंडीशन अगर हो जाए तो उसको ठीक करने में काम में लेते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट। और अगला दवाई है फेंटोलामाइन मेसाइलेट। ये एक एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग है। कौन सी ड्रग है? एंटी हाइपरटेंसिव। तो चार तरह की कैटेगरी की दवाई यहाँ पे दी हुई है। हमें पूछा गया था एलर्जिक कंडीशन में कौन सा देंगे, तो हम एंटी हिस्टामिन दवाई जो है वो एलर्जिक कंडीशन में देते हैं। ए करेक्ट आंसर है। बी, सी और डी ये तीनों ही खोटे जवाब है क्योंकि ये ग्रुप जो दवाइयों का है ये डिफरेंट ग्रुप की दवाई से। आगे लेके चलता हूं, नेक्स्ट देखिएगा, आराम से क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। क्वेश्चन पूछ रहा है, क्लाइंट इज एडमिटेड विद बेनाइन प्रोस्टेट हाइपरप्लेजिया। एक मरीज है जो एडमिट हुआ है बीपीएच लेके, बेनाइन प्रोस्टेट हाइपरप्लेजिया, बीपीएच की बीमारी लेके एडमिट हुआ है, मेल क्लाइंट है। विच क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन शुड द नर्स एक्सपेक्ट। क्या क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन देखने को मिलेगी बेनाइन प्रोस्टेट हाइपरप्लेजिया के अंदर? फर्स्ट ऑप्शन है फ्रीक्वेंट अर्ज टू वॉइड, सेकंड ऑप्शन है फाउल स्मेल इन यूरिन, थर्ड ऑप्शन है कोपियस यूरिन आउटपुट एंड लास्ट ऑप्शन है पेन ऑन यूरिनेशन। चार ऑप्शन यहाँ पे लिखे हुए हैं। मरीज को प्रॉब्लम जो है वो है बीपीएच का। अब देखिएगा बेनाइन प्रोस्टेट हाइपरप्लेजिया जब भी मरीज को होता है तो मरीज जो है उसको फ्रीक्वेंट जो है यूरिनेशन की अर्ज रहती है, फ्रीक्वेंट अर्ज रहती है वॉइड करने की, ये इंपॉर्टेंट सिम्टम है बीपीएच का। दूसरा इंपॉर्टेंट सिम्टम होता है अनेबल टू वॉइड होल यूरिन सिंगल टाइम, एक ही बार के अंदर पूरा यूरिन जो है वॉइड नहीं कर पाता है ना। इनफ्रीक्वेंट वॉइडिंग रहती है, उसके अंदर बार बार यूरिन आउटपुट करता है ना। अनेबल टू इनिशिएट ए फ्लो, है ना, डिक्रीज फ्लो ऑफ यूरिन का फ्लो जो है वो कम हो जाता है, बूंद बूंद करके बार बार पेशाब, क्योंकि रास्ते के अंदर रुकावट है। बेनाइन प्रोस्टेट हाइपरप्लेजिया में जो पाथवे होता है
प्रोस्टेट ग्लैंड के एनलार्जमेंट के कारण जो रास्ता होता है यूरिनरी ट्रैक्ट का उसमें रुकावट हो जाती है, तो ऑब्स्ट्रक्टिव यूरोपैथी बनती है एक तरह की। तो इन सब कारणों की वजह से ये सारे सिम्टम जो है वो बीपीएच में देखने को मिलते हैं। या ऑप्शन एक में लिखा, एक ए ऑप्शन में लिखा है फ्रीक्वेंट अर्ज टू वॉइड, दैट इज करेक्ट वन। ये सिम्टम है बीपीएच का, किसी भी मरीज में फ्रीक्वेंट अर्ज टू वॉइड जो है ये सिम्टम है बेनाइन प्रोस्टेट हाइपरप्लेशिया का। तो ए यहाँ पे करेक्ट आंसर है, बी सी और डी तीनों ही खोटे जवाब है, क्योंकि ये बेनाइन प्रोस्टेट हाइपरप्लेशिया से संबंधित नहीं है। बहुत ही बढ़िया, मैक्सिमम लोगों ने बिल्कुल सही अप्रोच किया। फ्रीक्वेंट अर्ज टू वॉइड, ए इज द करेक्ट वन, बी सी और डी तीनों ही खोटे जवाब है। बहुत बढ़िया, नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट देखिएगा। अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पे पूछ रहा है, विच क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन ड्यूरिंग ए बोन मैरो ट्रांसप्लांट alerts the nurse to the possibility of an adverse reaction। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आराम से पढ़ के ऑप्शन का जवाब दीजिएगा कि कौन सा क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन जो है वो बोन मैरो के दौरान, बोन मैरो ट्रांसप्लांट के दौरान अलर्ट करता है नर्स को कि जो पॉसिबिलिटी है वो ये है कि एडवर्स रिएक्शन हो गई है, बोन मैरो ट्रांसप्लांट करते समय एडवर्स रिएक्शन हो गई है मरीज को, है ना। ये क्लिनिकल साइन दिए हुए हैं, इनमें से कौन सा क्लिनिकल साइन ये बताता है कि मरीज को बोन मैरो ट्रांसप्लांट की वजह से एडवर्स रिएक्शन हो गया है। फर्स्ट ऑप्शन है फीवर, सेकंड ऑप्शन है रेड यूरिन, थर्ड ऑप्शन है हाइपरटेंशन, फोर्थ ऑप्शन है शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ। चार ऑप्शन यहाँ पे लिखे हुए हैं। कौन सा सिम्टम ये इंडिकेट करता है कि बोन मैरो ट्रांसप्लांट करते समय एडवर्स रिएक्शन हो गया मरीज को? जवाब लिखिएगा, जवाब लिखिएगा। फीवर, रेड यूरिन, हाइपरटेंशन और शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ। और एक बात जिंदगी में हमेशा गांठ बांध लीजिएगा, मैंने कई बार बोला है, जब भी एडवर्स रिएक्शन का बोले, एडवर्स रिएक्शन का मतलब होता है हमने जो सोचा नहीं था वो हो गया, है ना। वो आपने सुना होगा ना, क्या से क्या हो गया देखते देखते, तो आपने जो सोचा नहीं वो हो गया, दैट इज एडवर्स रिएक्शन। और हम कभी भी किसी भी मरीज को कुछ भी करते हैं तो ये नहीं सोचते हैं कि उसकी सांस को दिक्कत हो जाएगी। और एक बात है, सांस है तो आस है, सिंपल सा कंसेप्ट है। तो सांस में दिक्कत सबसे बड़ा एडवर्स रिएक्शन है। तो यहाँ पे लिखा हुआ शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, इससे बड़ा एडवर्स रिएक्शन कुछ नहीं हो सकता। अगर मरीज को एसओबी हो रहा है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ हो रहा है, सांस में दिक्कत हो रहा है, ये सबसे बड़ी पंगे वाली बात है उस मरीज में जिसमें बोन मैरो ट्रांसप्लांट हुआ है। तो बोन मैरो ट्रांसप्लांट के बाद में सबसे बड़ी एडवर्स रिएक्शन है शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ। डी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। ए, बी और सी तीनों ही खोटे जवाब है। फीवर, रेड यूरिन और हाइपरटेंशन जो है ये बोन मैरो ट्रांसप्लांट के बाद में नॉर्मल और कुछ साइड इफेक्ट के रूप में सिम्टम आ सकते हैं, पर शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ जो है वो एडवर्स रिएक्शन है जो सबसे ज्यादा डेंजरस है। क्वेश्चन में आपको एडवर्स रिएक्शन के बारे में पूछा था। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही शानदार। आगे लेके चलता हूं, नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट देखिएगा। अगला कतई जहर क्वेश्चन है, बहुत ही दिमाग वाला क्वेश्चन है, आराम से कंसेप्ट लगाइएगा, क्वेश्चन के बारे में सोचिएगा, चार ऑप्शन पढ़िएगा और फिर जवाब देने का कोशिश कीजिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछ रहा है, विच एरिया इन डार्क स्किन्ड इंडिविजुअल वुड बी द मोस्ट लाइकली टू शो ए स्किन कैंसरस लीजन। एक मरीज है जिसका स्किन का कलर कैसा है, डार्क स्किन है। कैसी स्किन है? डार्क स्किन है। और उस मरीज में आपको यह बताना है कि स्किन का कैंसर मोस्ट लाइकली कौन से एरिया में होगा। डार्क स्किन है मरीज का, स्किन का कैंसर मरीज को है, तो कैंसर का लीजन जो है वो कौन से एरिया में पाया जाएगा, ये क्वेश्चन आपको पूछा है। चेस्ट, आर्म, फेस, पाम, चार ऑप्शन यहाँ पे लिखे हुए हैं। डार्क स्किन का पीपल है, कहाँ पे पाया जाएगा? देखिएगा यहाँ कंसेप्ट क्या है कि अगर मरीज डार्क स्किन का है तो उसमें कौन से एरिया में तो पिगमेंटेशन होगा, कौन से एरिया में तो पिगमेंटेशन होगा और कौन से एरिया में पिगमेंटेशन नहीं होगा। कुछ एरिया है जिसमें पिगमेंटेशन होगा, कुछ एरिया जिसमें पिगमेंटेशन नहीं होगा। तो पिगमेंटेशन नहीं वाले एरिया कौन कौन से होते हैं, रोने वाले कौन से होते हैं? बाकी बॉडी के सारे एरिया के अंदर तो पिगमेंटेशन होता है, ऑल एरिया, सब एरिया के अंदर पिगमेंटेशन रहता है। सारे एरिया जो है डार्क पीपल में डार्क रहते हैं, लेकिन जो पाम एंड सोल होते हैं, कौन से एरिया? पाम एंड सोल, इन एरिया के अंदर पिगमेंटेशन नहीं होता है। मतलब आपने ऐसा कभी भी नहीं देखा होगा कि आदमी काला है लेकिन उसके हाथ जो है, पाम जो है, हथेली है वो भी काली है, हथेली काली नहीं होती है ना। यहाँ पिगमेंटेशन नहीं होता है। बाकी इस पिगमेंटेशन सब जगह हो जाएगा, एकदम डार्क स्किन हो जाएगी, लेकिन जो पाम है या जो सोल है, पांव का तलवा जो है, वहां पे पिगमेंटेशन नहीं हो रखा होता है। और जहां पे पिगमेंटेशन नहीं हो रखा होता है वहां पे कैंसर होने की संभावना होती है। तो ये प्रोमिनेंट साइट है, बिना पिगमेंटेशन वाली साइट है जहां पे कैंसर होने की संभावना है। तो चेस्ट पे पिगमेंटेशन हो रखा होता है,
आर्म्स पे हो रखा होता है और फेस पे हो रखा होता है। तो ये तीनों एरिया तो कैंसर की जगह नहीं बनती है। तो करेक्ट आंसर क्या बनेगा? डी, दैट इज पाम। पाम और सोल, ये दो एरिया ऐसे हैं जहां पे पिगमेंटेशन नहीं हो रखा होता है और नहीं होने की वजह से यहाँ पे कैंसर के लीजन बनने की पूरी संभावना रहती है डार्क स्किन पीपल के अंदर। बहुत बढ़िया। नेक्स्ट देखिएगा, आराम से क्वेश्चन को ढंग से पढ़िएगा और फिर जवाब लिखिएगा। क्वेश्चन पूछ रहा है, क्लाइंट विद गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ब्लीड हैज एन नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब टू ए लो सक्शन। एनजी ट्यूब आपने लगाई है, जीआई ब्लीड मरीज को हुआ था और उसको एनजी ट्यूब लगाई है लो कंटिन्यूअस वॉल सक्शन के ऊपर। टू असेस बोवल साउंड, आप बोवल साउंड असेस करना चाहते हैं आप मरीज के अंदर, जीआई ब्लीड हुआ है, आपने एनजी ट्यूब लगा दिया, लो सक्शन चल रहा है, आप बोवल साउंड असेस करना चाहते हैं। द नर्स शुड परफॉर्म विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसीजर, कौन से प्रोसीजर को आप फॉलो करेंगे? एनजी ट्यूब लगा हुआ है और लो सक्शन के ऊपर लगा हुआ है और अब आप मरीज का बोवल साउंड असेस करना चाहते हैं। तो बोवल साउंड को असेस करने के लिए आप कौन सा प्रोसीजर परफॉर्म करेंगे? जो 4 प्रोसीजर दिए हुए हैं इनमें से कौन से प्रोसीजर को आप फॉलो करेंगे? पहला लिखा हुआ है, आप इंसर्ट करेंगे 10 ml एयर एनजी ट्यूब के अंदर और फिर आप सुनेंगे एब्डोमेन के ऊपर स्टेथोस्कोप से साउंड। अगला है, आप क्लैम्प करेंगे ट्यूब को और फिर आप सुनेंगे एब्डोमेन के ऊपर स्टेथोस्कोप से साउंड। अगला है, आप इरिगेट करेंगे ट्यूब को 30 ml नॉर्मल सलाइन से और फिर आप ऑस्कल्टेट करेंगे एब्डोमेन को। और लास्ट है, आप टर्न कर देंगे सक्शन को हाई चीज के ऊपर और फिर ऑस्कल्टेट करेंगे नेवल वाले एरिया में, नाभि वाले एरिया के अंदर। 4 ऑप्शन लिखे हुए हैं। बोवल साउंड आपको असेस करना है और जीआई ब्लीड की वजह से मरीज को एनजी ट्यूब लगी हुई है और जो लोअर सेक्शन के ऊपर है। फटाफट से जवाब लिखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्चुअल क्वेश्चन है और आई कैन से कतई जहर क्वेश्चन है, क्योंकि इस तरीके के कंसेप्चुअल क्वेश्चन ही आपको एग्जाम में सफल बनाएंगे और आपके कंसेप्ट लगने जरूरी है। अब आपने नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब को भी पढ़ा है, आप बोवल साउंड के बारे में भी जानते हैं, तो क्वेश्चन छोड़ा तो नहीं जाएगा। अब छोड़ा नहीं जाएगा तो उसको सही करना पड़ेगा, तभी अपने को मार्क्स मिलेंगे। गलत करने पे तो नेगेटिव मार्किंग हो जाएगी। तो कंसेप्चुअल चीजों में आपको ट्रिक पकड़ना पड़ेगा कि उस क्वेश्चन में पूछना क्या चाहता है या कंसेप्चुअल बात कहाँ पे है। तो अब मरीज को एनजी ट्यूब लगी हुई है और उसको कंटिन्यू सक्शन है और आप बोवल साउंड हर्ड करना चाहते हैं, तो जो बोवल साउंड आप सुनेंगे और उस समय अगर सक्शन चलता रहेगा तो आप प्रॉपर्ली साउंड को हर्ड नहीं कर पाएंगे। तो कंसेप्ट इतना सा है कि जो सक्शन चल रहा है उसको आपको बंद करना है ना। वो जो सक्शन चल रहा है, जो कंटिन्यूअस सक्शन चल रहा है, उस कंटिन्यूअस सक्शन को आपको क्या करना है? पहले बंद करना है, फिर बोवल साउंड आप अच्छे से सुन पाओगे। तो ऑप्शन बी जो आपको बोल रहा है कि क्लैम्प कर दो ट्यूब को और फिर आप एब्डोमेन वाले एरिया में स्टेथोस्कोप से बोवल साउंड सुनो। यहाँ पे आप ट्यूब को क्लैम्प करते ही सक्शन जो है वो रुक गया, अब आप आराम से बोवल साउंड हर कर पाओगे। ऑप्शन ए कह रहा है 10 ml इंसर्ट करके, एयर इंसर्ट करके फिर सुनेंगे, तो ये तो प्लेसमेंट को जो है वो पता करने के लिए किया जाता है कि वो एनजी ट्यूब जो है वो अपनी जगह पे है या नहीं है। प्लेसमेंट का पता लगाने के लिए ये प्रोसीजर करते हैं, वो अपनी जगह पे है या हट गई है। ऑप्शन सी में कह रहा है 30 ml NS डालेंगे इरिगेट करने के लिए, तो ये इरिगेशन का प्रोसेस है ना, एनजी ट्यूब की पेटेंसी को बनाए रखने के लिए। क्या रखने के लिए? पेटेंट बनी रहे, रुकावट ना हो, इसके लिए ये प्रोसीजर किया जाता है। और लास्ट है कि सक्शन को हाई पे कर देंगे तो इससे तो आपका साउंड और गायब हो जाएगा, तो ये भी नहीं करना है। तो ए, सी और डी ये तो तीनों खोटे हो गए। बी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर है कि हम एनजी ट्यूब जो है उसको क्लैम्प करके फिर साउंड हर्ड करेंगे तो साउंड प्रॉपर्ली सुन पाएंगे। बहुत ही बढ़िया, आगे लेके चलता हूं। नेक्स्ट देखिएगा, अगली एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, फिर अपन क्वेश्चन को कंटिन्यू करेंगे और ये इंफॉर्मेशन है एमपीसीएचओ के लिए। जो भी कैंडिडेट एमपीसीएचओ का एग्जाम देने जा रहे हैं, नोवल नर्सिंग इंस्टीट्यूट डॉक्टर एमडी सर के द्वारा संचालित इस इंस्टीट्यूट ने एक टेस्ट सीरीज लॉन्च की है। नोवल नर्सिंग इंस्टीट्यूट की जो टेस्ट सीरीज है ये एमपीसीएचओ के एग्जाम के पैटर्न के ऊपर बेस है। जैसे कि आप सभी को पता है कि एमपीसीएचओ का एग्जाम 26 और 27 मार्च की डेट डिक्लेयर हुई है, तो 20 दिन हमारे पास में उस एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए है। उसके लिए एक टेस्ट सीरीज लॉन्च की है जिसमें 1000 प्लस एमसीक्यूज होंगे। 35 के आसपास टेस्ट जो है हमने देने का यहाँ पे डिसाइड किया है। तो इस टेस्ट के अंदर ये जितने भी टेस्ट होंगे इनमें 1000 प्लस एमसीक्यू होंगे और सारे टेस्ट जो है वो एग्जाम से पहले अवेलेबल होंगे ऐप के ऊपर। आपको ऐप को इंस्टॉल करना है। अगर आप ये टेस्ट सीरीज लेना चाहते हैं तो पहले नोवल नर्सिंग इंस्टीट्यूट का ऐप प्ले स्टोर से आपको इंस्टॉल करना है। सेटिंग में जाके ऐप को रेटिंग दे देनी है। इसके बाद में आपको क्या करना है, सिंपल सा प्रोसेस है। टेस्ट की प्राइस जो है वो बिल्कुल मिनिमम रखी हुई है 299। तो 299 आपको पे करना है। ये जो नंबर दिए हुए हैं इसके ऊपर फोन पे या गूगल पे से 7272029029 इस नंबर के ऊपर 299 रुपीज आप पे कर दीजिए।
पे करने के बाद में पेमेंट का स्क्रीनशॉट इसी नंबर के ऊपर व्हाट्सअप कर देना है आपको, और आपकी टेस्ट सीरीज जो है वो एक्टिवेट कर दी जाएगी। रोज सुबह 9:30 बजे एक टेस्ट आपको जनरेट होगा, और इस तरीके से हम MPCHO का एग्जाम तक 1000 प्लस इंपॉर्टेंट MCQ सॉल्व करने वाले हैं, जिसमें से 100 क्वेश्चन जो MPCHO में आने वाले हैं उन तक हम अप्रोच करना चाहते हैं। कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो हम मैक्सिमम क्वेश्चन तक पहुंच के एग्जाम में सफल होना चाहते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कंसेप्चुअल स्टडी, आप चाहते हैं उस तरीके के MCQ जो आपको सफल बना दे, तो देर किस बात की, आज ही परचेज करिए नोबल नर्सिंग इंस्टीट्यूट के ऐप से टेस्ट सीरीज, बहुत ही मामूली प्राइस में 299, और जुड़ जाइए टीम नोबल के संग ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे MCQ के साथ में। अगर आप चाहते हैं ऑफलाइन क्लासरूम स्टडी, अगर आप MPCHO की कंसेप्चुअल स्टडी, अगर आप टॉपिक वाइज ऑफलाइन क्लासरूम स्टडी करना चाहते हैं, तो टीम नोबल का ऑफलाइन क्लासरूम स्टडी लहरिया स्वीट होम के सामने भगत की कोठी न्यू पाली रोड जोधपुर पे। आपको करना क्या है कि अगर आप चाहते हैं कि हम MPCHO के पॉइंट ऑफ व्यू में कुछ टॉपिक पढ़ने हैं, तो आप कॉन्टेक्ट करिए टीम नोबल से, तो वो आपकी पूरी मदद करेंगे। MPCHO के जो कंसेप्चुअल स्टडी है, जो सिलेबस पैटर्न है, वहां तक अप्रोच करने में। तो नंबर यहाँ पे मेंशन है, आप डिटेल से बात करिए, कॉल करिए, और ऑफलाइन स्टडी के लिए यहाँ पे कांटेक्ट कर सकते हैं। आगे लेके चलता हूं, नेक्स्ट देखिएगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, क्लाइंट्स केयर प्लान रिवील एन एक्सपेक्टेड आउटकम ऑफ नो लोकलाइज और सिस्टमिक इन्फेक्शन, विच असेसमेंट बाय द नर्स सपोर्ट्स दिस आउटकम। मतलब मरीज जो है उसका एक्सपेक्टेड आउटकम क्या है, कि ये आउटकम है कि कोई लोकलाइज या सिस्टमिक इन्फेक्शन मरीज को नहीं हुआ। तो नीचे जो 4 इन्वेस्टिगेशन दिए गए हैं उनको आप असेस करके बता सकते हैं कि कौन सी चीज आपको सपोर्ट कर रही है कि मरीज को कोई लोकलाइज या सिस्टमिक इन्फेक्शन नहीं हुआ है। ऐसी कौन सी रिपोर्ट है जो आपको ये चीज बता दे कि मरीज को ऐसा कोई इन्फेक्शन नहीं हुआ है। पहला बोला जा रहा है वुंड कल्चर रिजल्ट शोज मिनिमल बैक्टीरिया। सेकंड है क्लाउडी फाउल स्मेलिंग यूरिन आउटपुट। थर्ड है WBC काउंट 14,000, और लास्ट है टेम्परेचर 101 डिग्री फ़ारेनहाइट। 4 ऑप्शन लिखे हुए हैं, कौन सा चीज बता रहा है कि मरीज को ना तो कोई लोकलाइज इन्फेक्शन है ना मरीज को कोई सिस्टमिक इन्फेक्शन है। तो देखिएगा, अगर टेम्परेचर 101 है, डेफिनेटली मरीज को कोई सिस्टमिक या लोकलाइज इन्फेक्शन है, तो ये तो जवाब नहीं बन सकता। अगर मरीज का WBC काउंट 14,000 है, जो नॉर्मली 4 से 10,000 होता है, तो ये ज्यादा है, इसका मतलब भी मरीज को कोई ना कोई इन्फेक्शन है। और क्लाउडी फाउल स्मेलिंग यूरिन आउटपुट भी इंडिकेट करता है कि मरीज को कोई ना कोई लोकलाइज और सिस्टमिक इन्फेक्शन है। इसलिए ऑप्शन बी, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी जवाब नहीं बन सकते, क्योंकि क्वेश्चन आपको पूछ रहा है कि कौन बता रहा है कि नहीं है, जबकि ये तीनों तो बता रहे हैं कि सिस्टमिक या लोकलाइज इन्फेक्शन है, क्योंकि इन तीनों में इन्फेक्शन के साइन वहां पे दिख रहे हैं। लेकिन ऑप्शन ए कह रहा है कि वुंड कल्चर का रिजल्ट जो है वो मिनिमल बैक्टीरिया है, इसका मतलब इन्फेक्शन नहीं है। ए यहाँ पे करेक्ट आंसर है। ये रिपोर्ट एकदम नॉर्मल है, ये इन्फेक्शन को इंडिकेट नहीं करते, यहाँ पे कोई लोकलाइज या सिस्टमिक इन्फेक्शन नहीं है। बहुत ही बढ़िया, आगे लेके चलता हूं। नेक्स्ट देखिएगा, अगला क्वेश्चन आपको कह रहा है कि द नर्स इज प्रिपेयरिंग टू एडमिनिस्टर प्रोमेथाजिन हाइड्रोक्लोराइड फिनरगन। क्या एडमिनिस्टर करना चाहते हो आप? प्रोमेथाजिन हाइड्रोक्लोराइड। दिस ड्रग शुड प्रोड्यूस विच थेराप्यूटिक इफेक्ट। ये दवाई कौन सा थेराप्यूटिक इफेक्ट प्रोड्यूस करती है? प्रोमेथाजिन हाइड्रोक्लोराइड जो दवाई है फिनरगन के नाम से आती है, फिनरगन। और इस फिनरगन दवाई का थेराप्यूटिक इफेक्ट पूछा है। थेराप्यूटिक इफेक्ट का मतलब होता है दवाई क्यों दी जा रही है, क्या आप इफेक्ट लाना चाहते हो दवाई से, इसको बोलते हैं थेराप्यूटिक इफेक्ट। पहला ऑप्शन है मार्क्ड डायूरेसिस, ये दवाई डायूरेसिस कराएगी। डायूरेसिस कराने वाली दवाई को डायूरेटिक कहते हैं, और फेनार्गन दवाई जो है वो डायूरेटिक्स नहीं है, इसलिए ये आंसर तो नहीं बन सकता। डिक्रीज नोजिया, कॉन्स्ट्रिक्शन ऑफ प्यूपिल, प्यूपिल को कॉन्स्ट्रिक्ट करने वाली दवाई को या इस प्रोसेस को मियोसिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मियोसिस। और इंक्रीज सीजर थ्रेशोल्ड, सीजर की थ्रेशोल्ड को इंक्रीज करने वाली दवाई जो होती है वो CNS स्टिमुलेंट होते हैं, वो भी ये नहीं रहेगी। तो ऑप्शन ए, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी ये काम फिनरगन का नहीं है। फिनरगन दवाई जो होती है ये नोजिया वोमिटिंग को डिक्रीज करने में मदद करती है। फिनरगन दवाई जो होती है वो नोजिया और वोमिटिंग के सेंसेशन को मिनिमाइज करने में, डिक्रीज करने में मदद करती है। थोड़ा सेडेटिव इफेक्ट लाके, सेंट्रल एक्टिंग ड्रग होती है तो ये इनको डिक्रीज करने का मदद करती है सेडेटिव इफेक्ट लाके। तो बी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। ए, सी और डी तीनों ही खोटे जवाब है, बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। बहुत ही बढ़िया, आगे लेके चलता हूं। नेक्स्ट देखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से सुनिएगा। विच एंटीबायोटिक इज सेफेस्ट टू एडमिनिस्टर टू ए क्लाइंट हु इज एलर्जी टू पेनिसिलिन। क्वेश्चन बहुत सिंपल है
कि जिस मरीज को पेनिसिलिन से एलर्जी है, जिस मरीज को किससे एलर्जी है, पेनिसिलिन से, उसके लिए सेफ ड्रग कौन सी है, सेफेस्ट ड्रग, वो दवाई कौन सी है जो मरीज के लिए सेफ रहेगी, जिस मरीज को पेनिसिलिन से एलर्जी है उसको सेफ दवाई कौन सी दे सकते हो आप, सेफेस्ट ड्रग कौन सा रहेगा। पहला है सेपाजोलिन, सेकंड है एमोक्सिसिलिन, थर्ड है एरिथ्रोमाइसिन और फोर्थ है सेप्ट्रेक्सोन। 4 दवाइयों के नाम लिखे हुए हैं। सेफेस्ट ड्रग बताइए पेनिसिलिन से एलर्जी वाले मरीज के अंदर, जिस मरीज को पेनिसिलिन से एलर्जी है उसके लिए सेफेस्ट ड्रग हमेशा याद रखिएगा, हमेशा वो दवाई रहेगी जिस ग्रुप में पेनिसिलिन नहीं आता है। जैसे सेपाजोलिन जो है ये सिपेलोस्पोरिन ग्रुप है, पेनिसिलिन और सिपेलोस्पोरिन दोनों ही ग्रुप जो है वो बीटा लैक्टाम के अंदर आते हैं। किस में आते हैं, बीटा लैक्टाम में, तो एक ही ग्रुप की दवाई है ना। पेनिसिलिन ग्रुप भी बीटा लैक्टाम में आता है और सिपेलोस्पोरिन ग्रुप भी, सिपेलोस्पोरिन ग्रुप भी बीटा लैक्टाम में आता है। तो सिपेलोस्पोरिन ग्रुप की दवाई है सेपाजोलिन, एमोक्सिसिलिन पेनिसिलिन ग्रुप की ही दवाई है और सेप्ट्रेक्सोन पेनिसिलिन सिपेलोस्पोरिन ग्रुप की दवाई है और पेनिसिलिन और सिपेलोस्पोरिन एक ही ग्रुप की दवाई है बीटा लैक्टाम। तो अगर इससे एलर्जी है मरीज को तो इससे भी हो सकती है, इसलिए ऑप्शन ए, ऑप्शन बी और ऑप्शन डी हम यहाँ पे नहीं दे सकते जिसको पेनिसिलिन से एलर्जी है। तो मैक्रोलिड ग्रुप की दवाई है एरिथ्रोमाइसिन, ये ड्रग ऑफ चॉइस बन सकती है जिस मरीज को पेनिसिलिन से एलर्जी है। सी यहाँ पे करेक्ट आंसर है, जिस मरीज को पेनिसिलिन से एलर्जी है उसको मैक्रोलिड्स ग्रुप की दवाई जो है वो काम में ले सकते हैं और इसमें एरिथ्रोमाइसिन, एजिथ्रोमाइसिन, क्लेरिथ्रोमाइसिन या रोक्सीथ्रोमाइसिन ये दवाई आती है, तो ये काम में लिया जा सकता है, बाकी काम में नहीं ले सकते। बहुत ही बढ़िया, आगे लेके चलता हूं। नेक्स्ट देखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़िएगा और जवाब लिखिएगा। द नर्स नोट्स द फॉलोइंग लैब रिजल्ट ऑन 24 आवर्स पोस्ट बर्न क्लाइंट। मरीज को 24 घंटे पहले बर्न हुआ है और पोस्ट बर्न आप लैब रिजल्ट असेस कर रहे हो, कौन सा अबनॉर्मल रिजल्ट जो है वो कंसर्न इश्यू बनेगा, कौन सा रिजल्ट यहाँ पे कंसर्न इश्यू बनेगा। पोटेशियम 7.5, सोडियम 13 मिलीकुलेंट 131 मिलीकुलेंट, आर्टीरियल पीएच 7.34 और हिमेटोक्रिट 52%। 4 ऑप्शन यहाँ पे लिखे हुए हैं, कौन सा कंसर्न इश्यू बनेगा, मतलब अबनॉर्मल रिजल्ट क्या है। हिमेटोक्रिट 52% थोड़ा डिहाइड्रेशन को जरूर इंडिकेट कर रहा है पर इतना बड़ा कंसर्न इश्यू ये नहीं है। आर्टीरियल पीएच 7.34 जो है वो लगभग नॉर्मल है क्योंकि 7.35 to 45 नॉर्मल होती है और सोडियम 131 नॉर्मल, 135 to 145 होता है, तो लगभग नियर बाय नॉर्मल है। मतलब ये जो लैब वैल्यू है ये थोड़ी अबनॉर्मल है लेकिन इतनी अबनॉर्मलिटी नहीं है कि कंसर्न का इश्यू बने। लेकिन पोटेशियम 7.5 इज वेरी हाई। ये जो हाइपरकैलेमिया वाली कंडीशन है ये मरीज के लिए सबसे बड़ा कंसर्न इश्यू है क्योंकि हाइपरकैलेमिया जो है वो कार्डियक अरेस्ट कर सकता है, ये कार्डियक अरेस्ट का कारण बन सकता है, ये मरीज के लिए डेंजरस है, ये मरीज के लिए जानलेवा है। तो पोटेशियम को तुरंत मैनेज करना पड़ेगा, नहीं तो पेशेंट की यहाँ पे कार्डियक अरेस्ट या जान जाने का खतरा रहता है। ये सबसे कंसर्न इशू है। ए यहाँ पे करेक्ट आंसर बनेगा, बी, सी और डी जो है वो तीनों ही खोटे जवाब है। बहुत ही बढ़िया, आगे लेके चलता हूँ। नेक्स्ट देखिएगा, इंपॉर्टेंट सूचना, नोबल नर्सिंग इंस्टीट्यूट की एमपीसीएचओ बेस्ड टेस्ट सीरीज यहाँ पे रिलीज हो गई है। अगर आप एमपीसीएचओ की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आज ही नोबल नर्सिंग इंस्टीट्यूट का ऐप जो है उसको इंस्टॉल कर दीजिए प्ले स्टोर से। ऐप को इंस्टॉल करने के बाद में अगर आप एमपीसीएचओ के एग्जाम की टेस्ट सीरीज परचेज करना चाहते हैं तो आपको करना क्या है, सिंपल सा, ये जो नंबर दिए हुए हैं 7272029029, इस नंबर के ऊपर 299, बहुत ही मिनिमम प्राइस है इस टेस्ट सीरीज की, 299 रुपीज पे करने हैं और उस पेमेंट का स्क्रीनशॉट इसी नंबर के ऊपर व्हाट्सएप कर देना है। नोबल नर्सिंग इंस्टीट्यूट की तरफ से आपको टेस्ट सीरीज एक्टिवेट कर दी जाएगी। ये जो टेस्ट सीरीज है इसमें 35 टेस्ट रहेंगे टोटल और ये 27 और 28 इन 2 दिन को होने वाला जो 27 और 28 मार्च को, 26 और 27 मार्च को जो होने वाला एग्जाम है एमपीसीएचओ का 26 और 27 मार्च को, उस एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू में उस एग्जाम से पहले 1000 प्लस एमसीक्यू प्रैक्टिस इस टेस्ट सीरीज के द्वारा आपसे करवाई जाएगी ताकि आप इस एग्जाम में अपना बेहतरीन कर पाए। 100 क्वेश्चन का ये पेपर है, नेगेटिव मार्किंग है नहीं, तो बस इंतजार किस बात का, आज ही टेस्ट सीरीज परचेज कर लीजिए और अपने आप को मजबूत बना लीजिए उस एग्जाम के लिए जिस एग्जाम की तैयारी आप लगातार किए जा रहे हैं। अगर आप चाहते हैं इस एग्जाम की थ्योरी का स्टडी करना तो आपको कंफ्यूज होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। नोबल नर्सिंग इंस्टीट्यूट का ऑफलाइन प्लेटफॉर्म भी वहां पे अवेलेबल है। अगर आप चाहते हैं कि थ्योरी आपको पढ़ना है तो नोबल नर्सिंग इंस्टीट्यूट से संपर्क करिए, यहाँ पे कॉन्टैक्ट नंबर आपसे दिए हुए हैं
वो आपको पूरी तरीके से गाइड करेंगे ताकि आप जो है थ्योरेटिकल चीजें जो है उसको अटेंड कर पाओ। एड्रेस बहुत सिंपल है, नोवल नर्सिंग इंस्टीट्यूट का, लहरिया स्ट्रीट होम के सामने, भगत की कोठी, न्यू पाली रोड, जोधपुर। तो ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों प्लेटफॉर्म पे एमपीसीएचओ के लिए आप लोगों के लिए पूरी मदद अवेलेबल है। डॉक्टर एमडी सर के द्वारा संचालित इंस्टीट्यूट के द्वारा आपकी पूरी मदद की जाएगी। तो आज ही अप्रोच करें और अपने आप को इस एग्जाम के लिए मजबूत बनाएं। आज का हमारा वीडियो यहीं पे खत्म होता है। मिलेंगे दोबारा एक नए एमसीक्यू सेशन के साथ में, कुछ इंपॉर्टेंट, कुछ ट्रिकी, कुछ कंसेप्चुअल एमसीक्यू। होप्स तो आपको वीडियो पसंद आया होगा, तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। भगवान कृष्ण ने कहा था कि सारथी बने, स्वार्थी ना बने, तो दिखा दीजिए सारथीपन और कर दिखाइए ऐसा कि दुनिया करना चाहिए आपके जैसा। अगर आप बेहतरीन सुन रहे हैं, बढ़िया पढ़ रहे हैं, तो आप एक बिल्कुल सही ट्रैक के ऊपर है। मिलेंगे दोबारा नए एमसीक्यू सेशन के साथ में, कुछ इंपॉर्टेंट, कुछ ट्रिकी, कुछ कंसेप्चुअल एमसीक्यू। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय महाकाल।